Let's crack Bihar exam. Welcome to Unacademy BPSC इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं सुजीत, मैं आपको करा रहा हूँ पॉलिटी। और पॉलिटी में जो सबसे पहले हम लोगों ने लेक्चर सीरीज को करा था वो करा था अभी इससे पहले वाले लेक्चर में फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के बारे में हम लोगों ने किया था। और आज हम लोग करेंगे मौलिक अधिकार के आगे वाले पार्ट को। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं हम लोगों ने कौन कौन से मौलिक अधिकार को कर लिया था। 1 मिनट पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद इस वाले टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो एक बार एक छोटा सा रिवाइज हम लोग ले लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या क्या देखा था पिछले क्लास में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे आप देखो, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि भाग 3 को हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? भाग 3 को पढ़ रहे थे। और भाग 3 में भारतीय संविधान के भाग 3 को कर रहे थे। और भाग 3 में हम लोग देखे थे कि मौलिक अधिकार का उल्लेख है। भाग 3 में किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकार का। अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख था। ये कल हम लोगों ने देखा था। और हम लोग ने कल देखा था कि मौलिक अधिकार की जो संख्या वर्तमान समय में है वो 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले मौलिक अधिकारों की जो संख्या था वो पहले कितना था? 7 था। पहले मौलिक अधिकार की संख्या कितना था? ये जो आप 31 देख रहे हैं यहाँ पे, 1 मिनट आप रुक जाओ, कलर थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं। ये ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये अनुच्छेद 31 संपत्ति का जो अधिकार था इसको हटाकर अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। संविधान के भाग 12 के अंतर अनुच्छेद 19 के 300 के का के अंतर्गत रखा गया। तो इसको समाप्त हो गया। तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या 6। पहला हम लोगों ने पढ़ा था समता का अधिकार, पहला पढ़ा था राइट टू इक्वलिटी। 14 में है विधि के समक्ष समानता। हम लोगों ने देख लिया था कि 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। एक बार सिर्फ आप रिवाइज कर लो। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने भारत का सभी नागरिक समान है। किसके सामने? कानून के सामने। कानून के सामने भारत का सभी नागरिक समान है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है ये जरा आप देखो। अनुच्छेद 15 में क्या मेंशन किया गया है कि भारत में जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया। इसको मैंने बहुत अच्छे से करा के रखा है पिछले वाले लेक्चर में। ये सिर्फ रिवाइज के लिए कि कहाँ तक आप लोगों को किया था मैंने। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 क्या है? अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता मन छुआछूत का अंत। और 18 में उपाधि का अंत। ये हम लोगों ने कर लिया था। और ये आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं वो दूसरा मौलिक अधिकार को, जब से सबसे पहला मौलिक अधिकार जो था, सबसे पहला मौलिक अधिकार जो था वो हम लोगों ने कर लिया था। आज जो है हम लोगों ने दूसरा मौलिक अधिकार राइट टू फ्रीडम का जो है, राइट टू फ्रीडम का जो है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसको हम लोग करने वाले हैं। स्वतंत्रता के अधिकार को। तो सबसे पहले हम बोले थे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आप यहाँ देखो, आप, हाँ देखिए आप, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मैंने बताया अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। ये 4 अनुच्छेद हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और बताया था अनुच्छेद 19 में 6 पार्ट है। पहला आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो 19 का 1 है, ये जो है बोलने की आज़ादी। 19 का 1 में क्या है? बोलने की आज़ादी, राइट टू स्पीक, बोलने की आज़ादी है। ये अनुच्छेद 19 में है, 19 का 1 में है, 1 में है बोलने की आज़ादी। और हमने कल समझाया भी था और आज भी बहुत डिटेल से समझाएंगे हम इसको। जैसे बोलने की आज़ादी हमें दिया गया है, अनुच्छेद 19 का 1 में हमें बोलने की आज़ादी तो दिया गया है। तो क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, इसका भी अनुभव हमें होना चाहिए। तो बोलने की तो आज़ादी है ही है, और क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, इसका भी तो हमें एक कंसेप्ट बिल्ट होना ही चाहिए। तो इसमें क्या कंसेप्ट बिल्ट होना चाहिए, सबसे पहले आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप ज़रा देखिए। सबसे पहले बोलने की आज़ादी में आपका ये है कि क्या नहीं बोलना चाहिए। जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट है, भारत में क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का विरोध नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है।
कोई कमेंट नहीं, गलत कमेंट नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पूरे भारत की आस्था और विश्वास उन्हीं पे टिका हुआ है। पूरे भारत का आस्था और विश्वास जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे ही टिका हुआ है, इसीलिए इसके विषय में कोई गलत कमेंट नहीं कर सकते हैं। ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट के विषय में कोई गलत कमेंट नहीं कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया। दूसरा आपको देखिएगा, दूसरा है कि भारत में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बोलना है जिससे कि भाईचारा कमजोर पड़े, कोई दंगा हो जाए। ऐसा किसी जाति किसी धर्म के विरोध में नहीं बोलना है। ये बोलने की आज़ादी है, हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल सकते हैं, लेकिन कहाँ तक आज़ादी है इसका एक दायरा निश्चित किया गया है। इसका क्या किया गया है? एक दायरा निश्चित किया गया है। ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। ये जो बोलने की आज़ादी है इसके लिए एक दायरा निश्चित किया गया है। तो बोलने की आज़ादी का है 19 का 1 में, ये आपको समझ में आ गया। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आज़ादी, इसको समझते हैं 19 का 2 में है, 19 का 2 में है, 19 का 2 में शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आज़ादी। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सम्मेलन कर सकते हैं, इसकी आज़ादी है हमको 19 का 2 में। कौन सा अनुच्छेद में? 19 का 2 में है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आज़ादी 19 का 2 में है। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आज़ादी किस में है? 19 का 2 में। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे कर सकते हैं शांतिपूर्ण सम्मेलन? तो यहाँ पे जरा समझिए, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आज़ादी का क्या तात्पर्य है। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आज़ादी, जैसे हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना, क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या किसी कानून के अगेंस्ट में, तो वो हमारा फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना, ये हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन हमको हमें इस बातों का ध्यान रखना है कि हमें हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन उस मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए दूसरे लोगों को परेशान नहीं करना। ऐसा नहीं शांतिपूर्ण सम्मेलन के हम रोड जाम कर दे, सारे पब्लिक को दिक्कत होने लगे, तो ये गैर कानूनी चीज़ माना जाएगा। अब प्रोटेस्ट कीजिए, आप प्रोटेस्ट करने की आज़ादी दिया है हमें संविधान ने, के मौलिक अधिकार ने, लेकिन प्रोटेस्ट सरकार द्वारा निर्धारित जगह जो निर्धारित दिया गया कि आप यहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आज़ादी दिया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया। 1 में है बोलने की आज़ादी, 2 में है सम्मेलन करने के, शांतिपूर्ण तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ बनाने की आज़ादी, क्या बोला मैंने? तीसरा में संघ बनाने की आज़ादी है। तीसरा में क्या है? संघ बनाने की आज़ादी है। संघ पार्टी गठन कर सकते हैं हम लोग। भारत में सेनाओं को पार्टी बनाने का अधिकार नहीं, वेश्याओं को पार्टी बनाने का अधिकार नहीं। सेनाओं को पार्टी बनाने का इसलिए अधिकार नहीं है, सेनाओं को पार्टी बनाने का इसलिए अधिकार नहीं है, भारत में सेनाओं को पार्टी बनाने का अधिकार नहीं है, सेनाओं को पार्टी बनाने का अधिकार नहीं है। ये आप समझ लेंगे कि भारत में सेनाओं को पार्टी संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मान लो भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता रहे, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने लगे, और क्या होगा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा, तो बीच में सेना लोग क्या करेंगे? स्ट्राइक कर देंगे पूरे देश में और बोलेंगे पहले मेरे वेतन को बढ़ाइए, उसके बाद पहले मेरे वेतन को बढ़ाइए, उसके बाद मैं युद्ध लड़ूंगा। ये आपको समझ में आया? तो संघ बनाने का अधिकार है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। संघ बनाने की जो आज़ादी है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण का अधिकार है। आवास संचरण, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण, यहाँ पे 2 होगा, आवास संचरण, कहीं भी घूम सकते हैं। ये 19 का 4 में दिया गया, 19 के कहाँ दिया गया? 4 में दिया गया, कहीं भी घूम सकते हैं हम लोग, मतलब भारत के किसी भी राज्य में घूमने की आज़ादी है। ये 19 के 4 में मेंशन किया गया, भारत के किसी भी राज्य में घूमने की आज़ादी है, ये 19 का 4 में किया गया। भारत के किसी भी क्षेत्र में बस जाने का अधिकार है, भारत के किसी भी क्षेत्र में हम लोग को बसने की आज़ादी है। भारत की भारत के किसी भी क्षेत्र में बस जाने की आज़ादी है, भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में बस जाने की आज़ादी है। ये भी हम लोग का एक मौलिक अधिकार है, भारत के किसी भी क्षेत्र में बस। ये 19 का 5 में मेंशन किया है। और 6 में है व्यापार कर सकते हैं, अपने अनुसार व्यापार कर सकते हैं, लीगल व्यापार होना चाहिए, इलीगल व्यापार, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। 19 का 6 में ऐसा मेंशन किया गया। तो 19 का 1 में बोलने की आज़ादी है, 2 में शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आज़ादी, धरना प्रदर्शन ये सब दे सकते हैं हम लोग। और 3 में है संघ बनाने की आज़ादी। 3 में क्या है? 19 का 3 में क्या है? संघ बनाने की आज़ादी। संघ बनाने की आज़ादी मतलब संगठन हम बना सकते हैं
19 का 4 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण का अधिकार है, कहीं भी हम पूरे भारत में घूम सकते हैं, यह हमारा फंडामेंटल राइट है। सर्वत्र आवास संचरण की आज़ादी है, ठीक है। भारत के किसी भी क्षेत्र में बस जाने का भी अधिकार दिया गया है, भारत के किसी भी क्षेत्र में हम लोग बस सकते हैं, बसने का कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है, ठीक है, कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। तो ये आपको 2 4 6 ये 6 19 के अंतर्गत आता है। तो ये आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 19 क्या कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग आगे अभी बात करते हैं अनुच्छेद 20 के ऊपर। देखिए अनुच्छेद 20 का अपराध सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अपराध सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये क्या है, इस बातों को हम लोग समझते हैं। अपराध सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बातों को अभी हम लोग समझते हैं। जरा आप देखिए, अपराध सिद्धि के तात्पर्य है कि भारत में एक ऐसा प्रावधान बनाया गया है, या विदेशी भी कोई लोग हो, ये विदेशी के लिए भी है, यहाँ पे ऐसा प्रावधान लगाया गया है अनुच्छेद 20 में अपराध सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कि कोई व्यक्ति को का पे केस हो जाता है, मान लो कोर्ट में कि फलना व्यक्ति ने 10,000 रुपये की चोरी की है, किसी व्यक्ति पे केस हो जाता है, क्या उसे कोर्ट सजा सुना देगी? नहीं। जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाएगा, जब तक प्रूव नहीं हो जाएगा कि फलना व्यक्ति के द्वारा ये किया गया, तब तक किसी भी प्रकार का सजा उसको नहीं सुनाया जाता। तो अनुच्छेद 19 ये कहता है, आप देखिए अनुच्छेद 20 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को दोषी तभी माना जाएगा जब उस पर अपराध सिद्ध होगा। किसी व्यक्ति को दोषी कब माना जाएगा? जब उस पर अपराध सिद्ध होगा, और अगर अपराध सिद्ध नहीं होगा तो उसको दोषी माना नहीं जाएगा। किसी व्यक्ति को दोषी तभी माना जाएगा जब उस पर अपराध सिद्ध होगा। क्या सिद्ध होगा? अपराध सिद्ध होगा, तभी उस व्यक्ति को दोषी माना जा सकता है, ठीक है। ऐसे दोषी नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 20 में कहा गया। कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 20 में कहा गया है किसी व्यक्ति को दोषी तभी माना जा सकता है, जो अनुच्छेद 20 में ये बात कहा गया है, तभी उसको सजा सुनाया जाता है दोषी मानने के बाद ही। ऐसे सजा नहीं सुनाया जाता है कि समानता कोई आया और सजा सुना दिया, ऐसा नहीं भाई। बहुत गलत केस भी होता है, तो ऐसा नहीं कि भारत की न्यायपालिका बहुत मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका, वो किसी के अधीन कार्य नहीं करती है जो किसी के दबाव में आकर कोई भी डिसीजन दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 20 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 21 में क्या मेंशन किया गया। आप यहां देखो अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है, ये समझते हैं। समझने का बात यहां पर ये है मेरे प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, सबसे पहला बात कि भारत में आप अगर दूसरे को मारते हैं तो आपके ऊपर क्या होगा? दंड होगा, कार्रवाई किया जाएगा, जेल भी ले जाया जा सकता है, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। उसी तरह जब अपने आप को भी अगर हार्म पहुंचाते हैं, अपने आप जहर खा लिया, आत्महत्या करने की कोशिश किया, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई चलेगा। आपने भी वो कानूनी अपराध किया है। भारत में स्वतः मारने की भी आज़ादी नहीं है। अगर मान लीजिए आत्महत्या के क्रम में आप बच जाते हैं, अगर जीवित रह जाते हैं, उस केस में आपके ऊपर पुलिस के द्वारा कार्रवाई चलाया जाएगा, केस चलाया जाएगा, आपको सजा भी हो सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 यही कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में क्या है? दोष सिद्धि, अगर दोष सिद्ध होगा तभी सजा मिलेगा, ये अनुच्छेद 20 कहता है। लेकिन अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मुझे आपको भारत में खुद मारने की भी आज़ादी नहीं है। अभी हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण।
निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण का तात्पर्य क्या है? निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण का तात्पर्य क्या है? इस बातों को समझना पड़ेगा। अनुच्छेद 22 में निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। निरोध मतलब होता है बचाव। जैसे कोई पुलिस आया, आपको बिना मतलब का ना पकड़ ला, रिट भी आता है इसके अंतर्गत। रिट हम बताएंगे आपको। परमादेश, बंदी प्रतीक्षीकरण, मतलब अपने बचाव संबंधित हम वकील कर सकते हैं। कोई बिना मतलब का फंसा दिया, 24 घंटा का के अंदर हमको जज के आगे पेश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति को पकड़ा और कहीं लेके चले जाएगा। ठीक है। निरोध एवं गिरफ्तारी से बचाव, निरोध एवं गिरफ्तारी से बचाव, ये कौन से अनुच्छेद में मेंशन किया गया? अनुच्छेद 22 में ऐसा मेंशन किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 में। तो हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे थे, और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम लोग 19 पढ़े, 20 पढ़े, 21 पढ़े और 22 पढ़े। तो बोलने की आज़ादी, इसमें 6 पार्ट है। इसमें 1 से लेकर 6 पार्ट तक किया गया है मेंशन 19 में। 20 में क्या? अपराध एवं दोष सिद्धि, अपराध के लिए दोष सिद्धि। 21 में क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, भारत में खुद मारने की आज़ादी नहीं है। समझ में आ रहा है? 21 में क्या है? भारत में खुद मारने की आज़ादी नहीं है। और 22 में निरोध एवं गिरफ्तार से संरक्षण। ठीक है। निरोध एवं बचाव से संरक्षण, यह अनुच्छेद 22 कहता है। निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण या बचाव से संरक्षण, यह अनुच्छेद 22 कहता है। तो हमारा जो दूसरा मौलिक अधिकार था वो समाप्त हो गया। दूसरा मौलिक अधिकार समझ में आ गया आपको? स्वतंत्रता का अधिकार। यह बहुत अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो ये करेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार देखो आप यहाँ पे अनुच्छेद 23 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीसरा मौलिक अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार? 3। पहला है राइट टू इक्वलिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में यह मेंशन किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार? इस बातों को जरा हम लोग समझते हैं। अनुच्छेद 23 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस बात को जरा आप समझिएगा। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 में बोला है कि बालाश्रम, अगर आप किसी व्यक्ति से कोई काम करवा रहे हैं, आप अगर कोई व्यक्ति से काम करवा रहे हैं, तो भारत सरकार द्वारा जो 1 दिन का न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किया गया है वो आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो आपको देना तो पड़ेगा, देना पड़ेगा ना। तो अनुच्छेद 23 में यही मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 23 में यही बातों को मेंशन किया गया है, मानव दुर्व्यवहार के बारे में। बालाश्रम, एक होता है बाल श्रम, ये 24 में है। बालाश्रम, बालाश्रम, बालाश्रम की बात अनुच्छेद 23 में है कि 1 दिन का न्यूनतम मजदूरी किसी से काम करवाए तो उतना तो देना ही पड़ेगा। यह है बालाश्रम के अंदर। और अनुच्छेद 24 में है बाल श्रम। अनुच्छेद 24 में क्या है? बाल श्रम, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री शिक्षा का अधिकार, और कहीं कम, और इसको तो अब मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को पढ़ने की आज़ादी है। कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया, और मौलिक अधिकार में तो है ही है। भारत सरकार मुहैया कराएगा फ्री शिक्षा। तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत मात्र 2 ही अनुच्छेद है। कौन कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24।
अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ठीक है, 23 में है बालाश्रम, 24 में है बाल श्रम। ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। बाल श्रम और बालाश्रम श्रम में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और भारत की प्रस्तावना को जब आप पढ़े होंगे, वहां भी इस बातों का जिक्र मिलता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है कि भारत किसी धर्म के पक्ष में नहीं है। अगर भारत किसी धर्म के पक्ष में नहीं है तो इसका तात्पर्य है कि भारत का कोई राष्ट्र धर्म ही नहीं है। जैसे अलग अलग देशों का विश्व में अपना अपना एक राष्ट्र धर्म है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो सर्वोपरि है, सबकी कल्याण की बात करते, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। भारत ने कोई अपना राष्ट्र धर्म ही नहीं रखा है, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा देश। इस देश में अनेक जाति, अनेक धर्म को मानने वाले लोग एक संविधान को मानते हैं। तो जब पूरे देश के विविध जाति के लोगों का विश्वास हमारे संविधान पे है, तो संविधान एक जाति के लिए क्यों होगा? संविधान एक धर्म को क्यों मानेगा? संविधान भी धर्मनिरपेक्ष। तो ये हमारे देश, ये जो धर्मनिरपेक्षता का शब्द है, ये हमारे देश के गौरव को बढ़ाता है, दुनिया के सामने ये प्रस्तुत करता है ये देश मानव कल्याण के लिए जीता है, जन कल्याण के लिए जीता है। ये देश ये धर्म से ऊपर उठकर है। लेकिन आज हमारे देश की ये विडंबनाएं हैं, लोगों को ना तो मौलिक अधिकार पता है, ना इस देश में क्या चल रहा है वो भी सही तरीके से। संविधान बनाने वालों ने क्या खूबसूरती रखा है भारत के संविधान में, मौलिक अधिकार में। तो अनुच्छेद 25 आपको हद तक समझ में आया होगा। यह सिर्फ अभी आपको समझाएंगे हम अनुच्छेद 25। धार्मिक प्रचार करने की आजादी भारत में जो है वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। धार्मिक प्रचार, जैसे आप देखते होंगे जब आप टीवी को देखते हैं, जब आप टीवी देखते हैं तो वहां पे क्या देखते होंगे आप? कोई आस्था चैनल को देखते होंगे, कोई पीस चैनल को देखते होंगे। अलग अलग धर्म के धर्मगुरु पॉप अपने अपने धर्म का बखान करते रहते हैं। तो वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत है, आप भी करो ना। आप जिस धर्म को मानते हो उस धर्म का प्रचार प्रसार तो आप कर ही सकते हैं। आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म का प्रचार प्रसार तो आप कर ही सकते हैं। ये तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो। उस धर्म का प्रचार प्रसार तो आप कर ही सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये आता है, हमें धर्म की प्रचार करने की आजादी। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। ठीक है, तो आप भी अपने अपने धर्म का अगर प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, अपने धर्म की विशेषताओं को बताना चाहते हैं, तो ये मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 आपको ये आजादी देता है कि आप जाइए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। ये कौन सा अनुच्छेद में किया गया है मेंशन? ये अनुच्छेद 25 में मेंशन किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में ऐसा मेंशन किया गया है? अनुच्छेद 25 में मेंशन किया गया। कौन सा अनुच्छेद में ऐसा मेंशन किया गया? अनुच्छेद 25 में ऐसा मेंशन किया गया है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 26 की। इसका बात करेंगे अनुच्छेद 26 कि क्या मेंशन किया गया है अनुच्छेद 26 में। धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता का, धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता दिया गया। धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता कहने का तात्पर्य यह है, धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता कहने का तात्पर्य यह है, जैसे आप आयोजन करते हैं, मेला का आयोजन, सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, मुहर्रम हो, ईद हो,
ये धार्मिक प्रबंधन जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 26 में वैसा मेंशन किया गया, अनुच्छेद 26, कि अपना धर्म का आयोजन करा सकते हैं, धार्मिक आयोजन, ये हमारा अधिकार है। लेकिन यहाँ पे कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारा अधिकार जरूर है, लेकिन इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन जरूर देना पड़ेगा। जो भारत में सुरक्षा एजेंसियां, जैसे हमारा स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस, कि हम इतना बड़ा धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, ताकि सरकार आपको सुरक्षा मुहैया करा दे, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना आए, शांति बने, ये सरकार की जिम्मेवारी है। आप देखते होंगे मेला उला लगा हुआ है कहीं पे, पुलिस, ठीक है, तो ये आप समझ जाएंगे, ये आर्टिकल 26 के अंतर्गत आता है, धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 की बात करते हैं हम लोग। अनुच्छेद 27 में क्या है? धार्मिक कर की स्वतंत्रता। धार्मिक कर की स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? धार्मिक कर की स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है, इस बात को आप समझो अच्छी तरीके से, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। धार्मिक कर की स्वतंत्रता को क्या समझना इसमें जरूरी है कि भारत में आप देखते होंगे बहुत सारे बाबा, बहुत ज्यादा पैसा, भारत के मंदिर में बहुत ज्यादा अमाउंट है। वो कैसे है? क्योंकि जो भी धार्मिक संस्थान होगा उसका जो इनकम होगा, उनका टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना होता है। धार्मिक संस्थाओं का टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना होता। यह अनुच्छेद 27 में मेंशन किया गया। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 27 में मेंशन किया गया है धार्मिक कर की स्वतंत्रता, कि जो भी धार्मिक क्षेत्र होगा वो कर मुक्त होगा, से भारत सरकार का टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। भारत सरकार को टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां तक में कोई समस्या? तो अनुच्छेद 25 में क्या है? धार्मिक प्रचार करने की आज़ादी, हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 के में क्या है? धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक प्रबंध कर सकते हैं, मेला लगा सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं। और अनुच्छेद 27 में क्या है? धार्मिक कर की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार का हमें धर्म के ऊपर कर या टैक्स देने का, कोई भी धार्मिक संस्था टैक्स नहीं देगा। ये आज़ादी दे दिया, धर्म क्षेत्र को टैक्स से, इनकम टैक्स से अलग होंगे। ये आपको समझ में आया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जो हमारा 5वां मौलिक अधिकार, ये 4था मौलिक अधिकार, क्योंकि आपने तीसरा मौलिक अधिकार जो है, आपका जो तीसरा मौलिक अधिकार है, आपने देखा होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और दूसरा मौलिक अधिकार आपने देखा होगा स्वतंत्रता का अधिकार, और पहला मौलिक अधिकार कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, पहला मौलिक अधिकार कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अभी आप देख पा रहे हैं। और तीसरा मैंने पढ़ाया शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा पढ़ाया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 5वां मौलिक अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। भारत में अपनी अपनी संस्कृति बचाए रखने की आजादी है, हम अपने कल्चर को बनाए रख सकते हैं। हमारी संस्कृति है कि पूजा पाठ करना, तो वो हम कर सकते हैं, इसमें सरकार कोई दबाव नहीं देगा। आजान देना किसी की संस्कृति है तो वो दे सकता है, लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करें। हमारा जो कल्चर है उसको हम बनाए रख सकते हैं, ये आर्टिकल 29 कहता है। कौन सा आर्टिकल में ये मेंशन किया है? 29 में। हम अपने कल्चर को बनाए रख सकते हैं, अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं।
यह अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यह अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण। यह आपको समझ में आएगी। अनुच्छेद 30 समझना बहुत ही जरूरी है, इस पे एक मामला भी चल रहा था। कहता शिक्षक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का हक। सबसे पहले है कि हम प्राइवेट शिक्षा दे सकते हैं भारत, हम अपना प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। जैसे आपके भी देखते होंगे केंद्रीय विद्यालय में बहुत मुसलमान के बच्चे पढ़ते थे और उनको सरस्वती वंदना कराया जाता, तो उन्होंने विरोध किया इस बात कि गवर्नमेंट कॉलेज में हम क्यों करेंगे, भारत में जब धार्मिक स्वतंत्रता है, हम अपने धर्म का प्रार्थना करेंगे। इस तरह का मामला आता है, ये आर्टिकल 30 के अंतर्गत प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की स्थापना हम कर सकते हैं, यह हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आपको 29-30 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यह अनुच्छेद 30 कहता है। यह आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट बिल्ट हो गया। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। जो छठा मौलिक अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो पूछा जाएगा संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो अनुच्छेद 32 को भी आप बोल सकते हैं। अनुच्छेद 32, इसमें एक अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32, इसके अंतर्गत रीट आता है। जब हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर को करेंगे तो वहां पे हम लोग रीट के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे, रीट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल फॉर्म में हम लोग रीट के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रीट है कि बंदी को, कोई भी बंदी को, कोई भी कैदी को अगर पकड़ते हैं आप, तो 24 घंटे के अंतर्गत, 24 घंटे के अंतर्गत आपको कोर्ट में आके हाजिरी देना होगा। पुलिस अगर किसी को पकड़ के ले जाती 24 घंटे के अंतर्गत उनको कोर्ट में लाना पड़ेगा। लाने ले जाने का समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट से फलना फलना कारण से, रीजन से इसको पकड़ कर लाए हैं, क्योंकि जो भी कैदी है भारत में वो कोर्ट के नज़र में रहना चाहिए, न्याय के नज़र में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुलिस किसी को पकड़ के 6 महीना कहीं रख दिया और बाद में ले गया उसको कोर्ट में और पता चला ये कुछ किया ही नहीं था, ऐसा नहीं। ठीक है, तो संविधान क्या, तो संविधान के लिए हम, मौलिक अधिकार के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार डायरेक्ट केस सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है अगर हमारे मौलिक अधिकार को कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है, तोड़ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वो, ठीक है। तो आज यहीं तक रहेगा, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर सीरीज में, अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा।